नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस तीसरे एपिसोड के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में मैं क्लास नंबर 73 पर बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच। हमारे कई साथियों ने लगातार व्हाट्सएप पर लिख करके थायराइड बहुत कॉमन हो चला है इस समय में, इस पर चर्चा करने की बहुत इच्छा की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कल पूरा प्रयास करूंगा कि थायराइड पर आपसे चर्चा करूं। क्योंकि अब क्लास का हमें बहुत कम सीमित कर दिया है जिससे आप जल्दी समझ सकें और सुन सकें, बहुत लंबे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इस नाते थायराइड में मैं आपको बता दूं, थायराइड वास्तव में गर्दन और सांस नली के अगले भाग पर पृष्ठ पर उभरी हुई एक थायराइड ग्लैंड होती है और ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। आमतौर से ये ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स हमारे शरीर में आयोडीन का नियंत्रण करता है। आयोडीन की बहुत अल्प मात्रा हमें शरीर में ज़रूरत होती है और जब कभी भी इस हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होने लगता है तो फिर हमारे रक्त में और लिम्फ में एक अलग विकार आ जाता है, एक अलग डिस्टर्बेंस आ जाता है। उस डिस्टर्बेंस के चलते अनेक रोगों के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको कुछ मूल बातों को बताने की कि थायराइड की जो ग्लैंड होती है ये छोटे छोटे गोलाकार फॉलिकल्स की बनी होती है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की बनी होती है और आमतौर से थायरॉक्सिन, इस थायराइड हार्मोन से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो तीन प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है टेट्रा आइडोथायरोसिन, दूसरा होता है ट्राई आइडोथायरोसिन और तीसरा होता है थायरोकैल्सिटोनिन। अब इनके नाम आयोडीन के अणुओं के जोड़ पर रखा गया है। जैसे केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में हम जो गिनती पढ़ाते हैं, जैसे 1 2 3 हम पढ़ते हैं गणित में या मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 1 2 3 ना कह करके मोनो मीन 1, डाई मीन 2 या बाई मीन 2, ट्राई मीन 3, टेट्रा मीन 4, पेंटा मीन 5, हेक्सा मीन 6, हेप्टा मीन 7, ऑक्टा मीन 8, नोन मीन 9 एंड डेक मीन 10। ये केमिस्ट्री की गिनती है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में चलती है। जैसे हमको कहीं पर मोनो शब्द हमने इस्तेमाल किया तो मोनो का तात्पर्य होता है एक, अगर हमने ट्राई का इस्तेमाल किया तो 3, टेट्रा का इस्तेमाल किया तो 4। तो ये जो हमने आपको अभी नाम गिनाया, पहला नाम हमने आपको बताया कि टेट्रा थायरो आयोडीन, टेट्रा आइडोथायरोसिन और ट्राई आइडोथायरोसिन और तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। तो टेट्रामीन 4, जहाँ पर आयोडीन के 4 अणु, इसमें टायरोसिन के अणुओं की जो आयोडीन के साथ जुड़ते हैं, एक एक परमाणु जुड़ता है तो वो T1 कहलाता है, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं मोनो आइडोथायरोग्लोबिन का। यानी जो आइडोथायरोग्लोबिन का संश्लेषण होता है ये अपने कई टुकड़ों में होता है और इसका पहला जो टुकड़ा होता है वो होता है टायरोसिन के अणुओं में आयोडीन का एक परमाणु जुड़ता है तो उसको हम मोनोथायरोग्लोबिन कहते हैं। जब 2 जुड़ जाते हैं जिसमें टायरोसिन के अणुओं में 2 अणु जुड़ जाते हैं तो T1 से वो T2 में चला जाता है और फॉलिकल्स की जो कैपेसिटी होती है वो डबल हो जाती है। तो इस नाते हम थायरॉक्सिन कह सकते हैं T, और जो T4 बनता है वो T2 + T2 का होता है। यानी जब 2 डाई आइडोथायरोग्लोबिन जुड़ जाते हैं तो T4 अर्थात टेट्रा आइडोथायरोसिन बन जाता है। तो इस तरीके से ऐसे आपका ट्राई में T2 + T1 होता है, यानी एक होता है हमारा T2 डाई आइडोथायरोग्लोबिन और मोनोथायरोआइडोग्लोबिन। तो जब एक T2 और एक T1 मिलता है तो T3 बनता है, 2 T2 मिल जाते हैं तो T4 बनता है और ये T4 या T3 या आयोडीन और मैंने आपको बताया कि टायरोसिन के मिलने के कारण बनता है। तो जब इस तरीके के हमारे थायराइड ग्लैंड में ये हार्मोन्स विकसित होते हैं तो ये जाकर के काम क्या करते हैं, थायरॉक्सिन मूल रूप से हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो नियमन होता है, मेटाबॉलिज्म का कंट्रोलर ये होता है।
हमारे, और मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यानी कैटाबॉलिज्म शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो कैटाबॉलिज्म की हैं और एनाबॉलिज्म उसका उल्टा है। तो दोनों को मिला करके यानी ऊर्जा का बनना और ऊर्जा का समाप्त होना या खपत होना या ऊर्जा का संश्लेषण होना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संश्लेषित होती है जब हम कार्य करते हैं, जैसे इस समय हम बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी से ऊर्जा का खपत हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में हम ग्लूकोज, जो रक्त में ग्लूकोज का से हमको एनर्जी मिलती है, वो जो हमारे कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित रहती है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया में मेटाबॉलिज्म की एक महान भूमिका होती है। तो मेटाबॉलिज्म के कंट्रोलर के रूप में हम थायरॉक्सिन को देखते हैं। दूसरा, आंत में ग्लूकोज का अवशोषण, कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत, एमबीआर के दर का नियंत्रण करना है। एमबीआर कहते हैं, एम मीन होता है बीएमआर का नियंत्रण करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक रेट, सेट रेट होता है, उससे कम और ज़्यादा होने पर हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी थायरॉक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल करता है। शरीर के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, क्योंकि ये एक इसका प्रभाव कैलोरीजेनिक होता है। थायरॉक्सिन हमारे शरीर के वृद्धि में भी सहायक होता है। मेटामॉर्फोसिस तमाम जंतुओं में होता है, जहाँ पे जाइगोट के जल्दी डेवलप करने के लिए हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स के घटने और बढ़ने से शरीर में कई रोग होते हैं। तो घटने के रोग की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम थायरॉक्सिन, जो थायराइड आपका बढ़ जाता है, जो आप T3, T4, T5, T6 की जो जांच कराते हैं, जब कभी हमारे शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन्स का सेक्रेशन अधिक होने लगता है तो बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की दर तेज हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय का संचार बढ़ जाता है, हृदय का पंप रेट, जो पंपिंग करने की या कार्डियक साइकिल की दर है, वो बढ़ जाती है। ग्लूकोज का अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत, और इससे हमारे शरीर में होता क्या है, हमको घबराहट होती है, पसीना होता है, हमारे हाथ पैरों में जलन होती है, गांठों में दर्द होती है, शरीर का भारीपन हो जाता है, शरीर में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो आयोडीन का संश्लेषण की दर घट जाती है, और ऐसी दशा में ये आयोडीन हमारे ब्लड में जाने लगती है, तो ब्लड की कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे लिम्फ और ब्लड के दोनों जो टिश्यू फ्लूइड हैं, वो टिश्यू फ्लूइड अपने नॉर्मल फंक्शन से एबनॉर्मल फंक्शन में आ जाते हैं, जिससे बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। बॉडी में कभी कभी ऐसा देखा गया, बहुत से दुबले पतले आदमियों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड के किसी एक विशेष कारण को हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 80% ये रोग महिलाओं को देखा गया है। महिलाओं में आमतौर से चिंतन अधिक होता है, और जब हमारा सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो सारा का सारा, हमने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर किसी भी रोग में इन्वॉल्व होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से ऊपर की ओर होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और चूंकि थायराइड ग्लैंड हमारी यहाँ लगी हुई है, तो जब ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर बढ़ता है तो स्वाभाविक ही थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आमतौर से 80% बहुत अधिक चिंतन करने वाले, घरेलू तनाव वाली महिलाओं को, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के थायराइड बढ़ते हुए देखे गए। T4, T3 उनका बढ़ता हुआ देखा गया है। और इसमें फिर हम हमारे जो अंग्रेजी चिकित्सक हैं वो जीवन भर दवा खिलाते हैं और कहते हैं रोग कभी ठीक होने वाला नहीं है, या इनकी दवाओं को आप लगातार चलाएंगे। हम अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से देखें तो हमने आपको बताया ना, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि थायराइड सक्रियटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा। सीएनएस तो आपका इन्वॉल्व होने हुआ है। हमारा जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सीएनएस, L3 और L2, ये 3 सिस्टम जो मैंने आपके बॉडी बनाए थे। अब विचार ये करना है कि हम L3, T3 या T4 को या आयोडीन को नियंत्रित करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, थायराइड की सक्रियता को होम्योस्टेटिस में बनाए रखने के लिए हम किस सिस्टम का चयन करें रोगी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स चूंकि बीएमआर मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट का नियंत्रण करता है, तो मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करने के लिए हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो इस नाते हमको यहाँ पे CNS प्लस L2 इन दोनों का चयन करना पड़ेगा। आप इसको समझें कि हम CNS और L2 दो का चयन करेंगे और उसके तुरंत बाद हम C1 का प्रयोग करेंगे। C1 चूंकि प्यूटरी ग्लैंड है और प्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जा करके थायराइड ग्लैंड पर भी नियंत्रण करते हैं और बॉडी के हर ग्लैंड पर नियंत्रण करते हैं। इस नाते हमको C1 का भी चयन करना पड़ेगा। हमारा पहला फार्मूला बनेगा थायराइड के रोगी के लिए CNS प्लस L2 प्लस C1। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपको कौन सी देनी है? थायराइड हार्मोन के फंक्शन बढ़े हैं, उसमें हार्मोन तेजी से निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम वहाँ पर RE का चयन नहीं कर सकते। हमको RE नहीं देना है, YE नहीं देना है, D नहीं देना है। अब हमारे पास बचता है WE चूंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जहाँ पर इंक्रीज होगा वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसी दशा में हमको WE का चयन 100% करना पड़ेगा। तो थायराइड के रोगी के लिए आप क्या देंगे? 2 प्लस CNS प्लस C1 प्लस WE, आपका एक फार्मूला बनेगा। अब आप कैसे, अगर एक्यूट पेशेंट है, शुरुआती दौर का पेशेंट है, तो आप 20-20 ड्रॉप से काम चला सकते हैं। और अगर आपके पास पेशेंट देर से आया है तो पहले उसको आप 40-40 ड्रॉप दीजिए। मेडिसिन का खुराक बढ़ा दिए, क्योंकि आपको एंजाइम्स वहाँ पर ज़्यादा पहुँचाने पड़ेंगे, क्योंकि रोगी बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ पे हमारे साथी जो पुराने धुरंधर लोग हैं, जो होम्योपैथी के सिद्धांत को अपनाते हैं या होम्योपैथी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उतर के आए हैं, डायलूट कर दीजिए, उच्च डायलूशन दे दीजिए, 1000वां दे दीजिए, 6वां दे दीजिए, 8वां दे दीजिए, 10वां दे दीजिए। और मैंने आपसे कहा है कि आप डायलूशन का प्रयोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कदापि ना करें। आप D3 से रोगी को ठीक करें, केवल आप दवा की डोज को बढ़ाते जाइए। एक्यूट पेशेंट में 30 ड्रॉप्स और क्रॉनिक पेशेंट में 40 ड्रॉप से आप पेशेंट को शुरू करें। लाभ मिलना शुरू हो जाए तब आप डोज घटाना शुरू करें। यानी मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत सीधी भाषा में, कि जब रोगी आपके पास आता है तो रोग की उच्चता को देखते हुए, रोग की एक तरीके से रोग की गंभीरता को देखते हुए आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। D3 का ही डोज रहेगा, केवल बूंद आपको बढ़ानी है। और ये D3 आप कहाँ से लेंगे? 450 ml से। आज दिन में भी कई साथी हमारे कंफ्यूज कर रहे थे कि हम किस तरीके से दवा बनाएं, तो मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो सुन। जो साथी नहीं सुन पाए हैं मैं उनको थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हमारे नए साथी हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव यानी मेरा CNS तो मेरा अपना कंपाउंड है, मैंने अपने दिमाग से उसको तैयार किया है, जो आपको कॉमन में दे रहा हूं। ये चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया है। C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्व और S फॉर सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसमें हमने 6 दवाएं मिला रखी हैं। आपने देखा होगा L1A3, S5C5, F1 और BEN1। हमने वीडियो में आपको S1 और P1 भी बताया था, तो कई साथी कंफ्यूज कर गए कि हम पहला वाला आपका माने CNS का फार्मूला कि दूसरा वाला माने। तो मैंने वहां पे आपको इस बात के लिए पुष्ट किया था और बताया था कि S1 और P1 का प्रयोग हम CNS में तब करते हैं जब रोगी हमारा एक्यूट होता है, नया रोग होता है, रोगी को अभी 2-4 दिन में ये रोग हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, रोगी बहुत ज़्यादा रोग के प्रति चिंतित नहीं है, केवल प्रिकॉशन के रूप में आपके पास आया है। तो वहाँ पे हम S1 और P1 का प्रयोग करते हैं S5 और C5 के स्थान पे। लेकिन जब रोगी आपके पास पुराना रोगी आता है जो उस रोग से मानसिक रूप से भी परेशान है, तो आप वहाँ पे S1 और P1 को अलग कर दीजिए। आप S5, C5, F1, BEN1, L1A3, ये 6 दवाओं का मिश्रण CNS कहलाता है। और S1, L1A3 का मिश्रण L1A3 का मिश्रण L3 कहलाता है। ये 3 मिश्रण आपको मैंने कहा है कि आप अपने टेबल पर बना के रख लीजिए। अब आप बनाएंगे कैसे? अगर आपको उच्च क्वालिटी की अच्छी D3 मिली हुई है, आपका 60 ड्रॉप निकालिए, यानी 1 ग्राम या लगभग 5 ml। मैंने लगभग कहा है, इसका नहीं बता रहा हूं, चूंकि जब ना आपके पास ब्यूरेट है, ना पिपेट है, ना आप उतने ड्रॉप गिन पाएंगे, ना उतना आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो 1 ड्राम, जो पहले कांच वाली शीशी आती जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर दवाइयाँ दिया करते थे, वो ये जो प्लास्टिक का ड्राम आता है, आप किसी मेडिकल स्टोर से कांच का ड्राम
वाली शीशी खरीद लें ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं तो आप 5 ml निकाल लें। 5 ml इस तरह निकाल सकते हैं, जो सिरिंज आती है, सिरिंज 5 ml की सिरिंज से आप उसको शक कर लीजिए और आप अपने 450 ml की बोतल में डाल दीजिए। तो 450 ml के बोतल में जब आप CNS का बनाएंगे तो उसमें 6 दवाइयाँ और 6 दवाइयों का 5-5 ml यानी 30 ml आपको डालना है, आपका CNS बन जाएगा। L2 में आपको 5-5 ml 15 ml डालना है तीनों दवा का, और L3 में भी आपको डालना है। फिर ये जो दवा आपके टेबल पर है, आप इससे, जैसे मैंने बताया कि थायराइड में आपको 30 ड्रॉप देना है, तो इस दवा से आप 30 ड्रॉप उठाइए और एक 30 ml अलग से आप डिस्टिल वाटर लीजिए। उस डिस्टिल वाटर में आप 30 ml इन दवाओं का डाल दीजिए जो मैंने आपको बताया, CNS, C1 और WE, सभी का रेट बराबर रहेगा। और जब आप 30 ml में ये डाल देंगे, यानी 4 दवाएं मैंने आपको बताया, तो 120 ड्रॉप आपको डालना है, 30 इंटू 4, तो 100 करके उसको हिला करके दे दीजिए। अभी हमारे कुछ साथी पहले कुछ दिन पहले झटकों की बात कर रहे थे कि 50 झटके या 5 झटके ने ये रोग ठीक किया। मैं झटकों पर विश्वास नहीं करता, चूंकि एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता है इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिसिन में, वो झटकों पर वेस्ट नहीं करती है। झटके बढ़ाने से उनकी मॉलिक्यूलर वेट, उनका कहना यह है कि अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन हमारा यह मानना है कि ऊर्जा कार्य करने के अंदर शरीर के अंदर बढ़ाई जाती है, शरीर के बाहर। तो शीशी को झटके आप चाहे जितना दे, उसके एंजाइम्स के मॉलिक्यूलर वेट पर या उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी दशा में केवल आप उसको मिला दीजिए हिला करके, ताकि चारों दवाइयां आपस में उस 30 ml में पानी में मिल जाएं। फिर रोगी से कहिए कि आप इसको घर ले जाइए। अब जो रोगी को देना है आपको दवा, अब रोगी से कहिए कि इस 30 ml से आप 30-30 बूंद उन्हें पानी में निकालिए और दिन में 4 बार लीजिए, क्योंकि और एक पहला डोज उसको खाली पेट सुबह उठते ही देना है, दूसरा डोज आप 12 बजे के आसपास दिला दीजिए, तीसरा डोज शाम को 4 बजे के आसपास, और 5वां डोज रात में सोते समय कर दीजिए। तो जब आप इस तरीके से, अभी आपका एक कॉम्बिनेशन हमने बताया है, दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया है कि WE का प्रयोग हमने करा दिया। दूसरा एक उसको आप देना, चूंकि थायराइड के व्यक्ति को यस्टन रात में भोजन के तुरंत बाद देना है, और यस्टन के साथ आपको P1, चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ी रहे, इस नाते यस्टन प्लस P1 ये आपको रात में भोजन के बाद देना है। ये दवा जब रोगी को लगने लगे कि हमको कुछ अच्छा आ रही है, तो थोड़ा सा उसको मानसिक रूप से भी आपको समझाना पड़ेगा कि आप चिंतन कम करें, चिंतन समस्याओं को छोड़ करके आप अपने हंसिए बोलिए, ये समाचार सुनिए, पत्रिकाएं पढ़िए, पिक्चर देखिए, थोड़ा सा मनोरंजन करें और घर में पारिवारिक माहौल थोड़ा सा चेंज करें। के रोगी के साथ चिंतन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो पहले उसके दिमागी रूप से रोगी को दूर ले जाइए, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छे चिकित्सक के रूप में आप उसको एक समझाने का काम पहले करें, दवा का काम बाद में करें। तो मैं समझता हूं कि आज का ये क्लास थायराइड के रूप में एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के दृष्टिकोण से जो मेरे अनुभव में था वो मैंने आपको बताया। कई साथी कमेंट करने लगते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हर रोग पर दवा लिख देते हैं तुरंत, क्या ये हर रोग के विशेषज्ञ हैं? जी नहीं, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, मैं हर रोग का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर रोग की विशेषता जरूर है। इस बात को ध्यान से सुने, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हर रोग के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर रोग की विशेषता जरूर है। कारण है कि हमारे पास सिर्फ 38 औषधियां हैं, ये अंग की मेडिसिन है, अंग के कार्य क्षमता को बढ़ाने और घटाने की मेडिसिन है, अंग की कैपेसिटी, उनके वर्क फंक्शन को मोटिवेट करने की मेडिसिन है। इस नाते मैं ये दावा करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल सर्जिकल या एक्सीडेंटल केस को छोड़ के, आमतौर से आप लोग बहुत ऐसे ऐसे रोग हमारे पास भेजते हैं जहां पर हमको लगता है कि ये सर्जिकल केस है या आर्थोपेडिक सर्जन का केस है, तो मैं आपको लिखूं कि आप इसको किसी सर्जन को रेफर कर दिए, आप इसमें हाथ मत डालिए। या आपको ऐसा केस दिखाते हैं जिसमें आपको प्रयास या उसका परिणाम बहुत देर में मिलने की आशा, तो भी मैं मना, रोग को टच न करें, इसको आप किसी को रेफर कर दीजिए। लेकिन आमतौर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हर रोगों को देखने के लिए इन्हीं 38 दवाओं में केवल आपको अपने फिजिशियन माइंड की ज़रूरत होगी। आपको एक जो जिसको आप कहते हैं कि चिकित्सा दिमाग की, कि आप दिमाग लगाएं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अभी मैं एक
रोग पर प्रयोग कर रहा हूँ, उस रोगी को, वो रोगी मेरे पास महाराजगंज जो बस्ती से लगभग 122 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हमारे चिकित्सक, अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक रोगी मेरे पास रेफर किया था ट्रायल बेसिस पर। रोग बहुत ही गंभीर है और मैं स्वयं भी आश्वस्त नहीं था कि मैं इसमें सफलता पाऊंगा। शुरुआती दौर में 5-6 दिन रोगी ने मेरे ऊपर बड़ी कंप्लेंट किया डॉक्टर से कि आपने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं डॉक्टर को कहता रहा कि आप उनको आश्वस्त रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और आज 17 दिन उस व्यक्ति को दवा खाते हुआ, आज मैंने उसकी वीडियोग्राफी मंगाई और वीडियो मैंने देखा कि जिस कंडीशन में मैंने उसके रोग को देखा था, उससे लगभग 50% मैं उसको रिस्पॉन्स दे चुका हूँ। और आगे चूँकि यहाँ पर लॉकडाउन की बड़ी विषम स्थिति है हमारे बस्ती में और लगभग 3/4 शहर लॉकडाउन में बंद है, इस नाते मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ कि मैं दूर के पेशेंट को अपने पास बुलाऊँ। मैंने उनको स्थानीय डॉक्टर से कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की हैं कि आप उनको देते रहिए और बुधवार को मैं उस पेशेंट को फिर अपने पास लाऊंगा। जब मुझे उस पर सफलता मिल जाएगी तो मैं आप सबको अपने उसके पहले दिन का वीडियो और जब लाभ उसे मिल जाएगा तो उस दिन का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चमत्कार किस तरह होते हैं। और बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसंधान केंद्र जो सिर्फ रुपया कमाने के दृष्टिकोण से अपना प्रचार और प्रसार ऑनलाइन और टीवी पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर कर रहे हैं, उनके गाल पर एक तमाचा होगा। अभी ना मैं आपको रोग बता रहा हूँ, ना मरीज का पूरा ब्यौरा दे रहा हूँ। जब मैं सफलता पालूंगा तो मैं आपको बिल्कुल डंके और धूम धड़ाके के साथ आपको बताऊंगा कि एक छोटा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक होकर के मैंने किस रोग पर करिश्मा किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। और ये रोग आप सबके लिए फिर मैं उसका फार्मूला बताऊंगा और फिर आप देखिएगा कि ये बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र वाले, नाम लेना आप किसी का ठीक नहीं है, सब अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। ये जितने भी आलोचक हैं मेरे, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने ये आत्म प्रेरणा से क्लास शुरू किया है। न मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य था और न पैसा मैं कमा रहा हूँ। जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग अपने पुस्तक की है, उनकी सबकी डायरी मेरे पास नोट है। 122 लोगों के नाम मेरे पास किताब के लिए बिल्कुल इनरोल्ड है और कुछ लोगों के अभी बैंक से हमको अकाउंट क्लियर नहीं हुए हैं। ये सब की धनराशि किताब छपने तक एक नया पैसा मैं उसमें से भी नहीं दूंगा। हमारे कुछ साथियों ने हमको बेहतर प्रसारण के लिए, कुछ अच्छे संसाधन जुटाने के लिए कुछ और सहयोग कल से और आज तक किया है। मैं उस पैसे का उपयोग निश्चित रूप से 5 या 6 तारीख को लॉकडाउन खुलने के बाद एक बेहतर प्रसारण के संदर्भ में किसी अच्छे एपरेटस के लिए मैं उसका उपयोग करूंगा और तब आपको बेहतर प्रसारण में दे सकूंगा। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग के लिए आभार। अब मैं जल्दी से आपके नाम पढ़ दूं। हमारे पास डॉक्टर NP नाथ जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, डॉक्टर SK यादव, संजय एकला, डॉक्टर SK यादव, अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार नाइस एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं। डॉक्टर जनार्दन सिंह जी हैं, आज अजय कुमार जी हैं। जनार्दन सिंह जी बहुत दिन बाद आए हैं लाइन पर। डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, डॉक्टर जगदीश मंडल जी हैं, डॉक्टर VK श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार सिंह चौहान जी, नरोत्तम जी हैं, शशिकांत भरद्वाज जी हैं, रविकांत द्विवेदी जी हैं। शशिकांत भरद्वाज जी 2 बार आ चुके हैं और चूंकि नाम खिसक जाते हैं आपके, इस नाते मैं जल्दी जल्दी के श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, शशिकांत जी हैं, संजय मालेश पूजर, RP सैनी जी हैं, मकवाना भगवान जी हैं, ये आज पहली बार संभवतः हमारे लाइन पर आए हैं। अनिमेश चकलोडी भी हैं, ये लखनऊ के हैं। शंभुनाथ जी हैं, मालेश कोजकर जी हैं, RP सैनी हैं, अनिमेश जी हैं और बहुत सारे साथी इसमें लाइन पर हैं। सबके नाम पढ़ना संभव नहीं चूंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके नाम पढ़ दूं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस लेक्चर के लिए दिया।
आज का नेटवर्क भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके घर में, मेरे यहाँ आज का नेटवर्क बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, बात भी पूरी कर रहा हूँ और मेरा चेहरा भी बहुत साफ मेरे इस मोबाइल पर दिख रहा है। अब आप अपने अपने घरों में अगर आपका नेटवर्क वीक होगा तो हो सकता है आपको आवाज़ खराब लग रही हो। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। कल रात में हम फिर किसी नई सफर से मिलेंगे। रेशम पथरेजा जी भी आ चुके हैं, फारूक मलिक जी भी आ चुके हैं, सुनील कमवाल जी भी आ चुके हैं। आप सबका बहुत